जब कोई एस्पिरेंट मेंस एग्जाम लिखने जाएगा सेंटर में, वहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, वहाँ आपके पास चैट जीपीटी नहीं होगा। लोग आपको फ्लाइंग फैकल्टी के नाम से क्यों जानते हैं और इसके पीछे क्या राज है? इन्वायरमेंट मेरे बहुत करीब है, मतलब मैं ये मानता हूँ कि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट हर किसी के लिए, देश के बच्चा से लेकर जो वृद्ध व्यक्ति है, उनको इन्वायरमेंट की सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। मगर आज की जो हमारी जनरेशन है वो तो सोशल मीडिया की होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको इन्फ्लुएंसर बनना है। मैं ये मानता हूँ कि एआई का एज है, ये दिस इज एज ऑफ एआई, कि आपको पहले अपनी डीप थिंकिंग करके लिखना है, बिल्कुल देन उसको वैलिडेट करना है, तब आप ठीक हो। प्रोफेसर अगर द्रोणाचार्य होंगे तो शिष्य अर्जुन अर्जुन और बनेगा, वहाँ पर जरूर बनेगा। आज हिंदी माध्यम की कोचिंग इंडस्ट्री में द्रोणाचार्य की कमी है। कि इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने के बावजूद, इतने सारे एस्पिरेंट्स होने के बावजूद बिहार क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द योगेश एंड प्रणव शो के एक नए एपिसोड में। मैं और प्रणव आपके लिए लेके आते हैं ऐसे लोगों को जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में हैं बहुत ही महान शख्सियत नीरज नचिकेता सर। और नीरज नचिकेता सर को लोग फ्लाइंग टीचर के नाम से जानते हैं या फ्लाइंग फैकल्टी के नाम से जानते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्लाइंग फैकल्टी क्यों। अगर हम यूपीएससी के बारे में बात करते हैं तो आप अगर कहीं भी सोशल मीडिया में जाएं और देश के किसी भी कोने में जाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपने नीरज नचिकेता सर का नाम सुना ही होगा। तो आइए सर का स्वागत करते हैं और जानते हैं सर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आज हम लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू से एक्सप्लोर करेंगे। वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रणव जी एंड थैंक यू योगेश जी। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आज इस पॉडकास्ट में आया हूँ और मैं काफ़ी खुश इस बात का हूँ कि आज हम लोग कई चीज़ों पे बात करेंगे कि केवल निजी जीवन की बात नहीं है। कई ऐसे पहलू हैं जो मैं मानता हूँ कि केवल विद्यार्थियों के नहीं, कोई भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको शायद ये पॉडकास्ट जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उनको कुछ जानकारी मिले। ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, जब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने मेंशन किया फ्लाइंग फैकल्टी। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि लोग आपको फ्लाइंग फैकल्टी के नाम से क्यों जानते हैं और इसके पीछे क्या राज है? बिल्कुल, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये टैग लग जाएगा, लेकिन समय के साथ लग गया, क्योंकि कई चीज़ें होते हैं ना, समय के साथ इवॉल्व होता है। जी। मैं बताता हूँ कि क्यों ऐसा फ्लाइंग फैकल्टी हुआ। क्योंकि मैं ऐसा टीचर हूँ जो पैन इंडिया, मतलब अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ईटानगर है ना, से लेकर श्रीनगर कश्मीर जो अभी आजकल मुद्दा में, वहाँ से लेकर त्रिवेंद्रम जो कि केरल की राजधानी है ना, अगर हम गुजरात की बात करें तो सूरत, अहमदाबाद से लेकर भोपाल मध्य भारत में, उड़ीसा में भुवनेश्वर, बंगाल कोलकाता, बिहार में पटना, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें लखनऊ, प्रयागराज, मतलब मुझे लगता है कि मैंने अपने पूरे करियर में नहीं तो कम से कम 100 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। अब वो भी इंडिया के हर कोने में जाकर, चाहे वो गुवाहाटी हो या मणिपुर हो या ईटानगर हो, या अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू हो, कश्मीर हो, या हम साउथ की बात करें हैदराबाद, बेंगलोर, कर्नाटका, कहीं की बात करें। तो मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि क्लासेस जो मैं हमेशा करता रहा हूँ कि मैं एक शहर में पढ़ाया, दूसरे शहर में गया, और मैं हमेशा ट्रैवल करता रहा हूँ। मतलब क्लास आज ख़त्म हुई 10 दिन के बाद तो मैं दूसरे शहर में चला गया क्लास के लिए। तो और होता ये था कि कहीं भी जाता तो सोशल मीडिया में मैं शेयर करता था फोटोग्राफ कि आज ये फ्लाइट में बैठा, आज ये हुआ। अब बाद में तो मुझे लगता है मेरी कॉपी सब लोगों ने करना चालू कर दिया कि मैं फेसबुक में फ़ोटो खींच के डाल देता था कि अभी मैं फ़्लाइट में हूँ यहाँ पर। तो लोग देखते थे कि ये तो यार, ये तो कभी देखो एक हफ्ते के बाद रुक ही नहीं रहा, फिर एक फ़ोटो आ रहा है, ये है कौन। तो लोगों ने फिर मुझे फ्लाइंग फैकल्टी का ही नाम दे दिया कि इसका नाम फ्लाइंग फैकल्टी रख दो, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। फ्लाइंग फैकल्टी के साथ ही सर एक और चीज़ आपका, जब मैं आपके प्रोफाइल से गो थ्रू हो रहा था तो पता चला आप लॉयर भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इन्वायरमेंटल भी पढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपने बायोटेक्नोलॉजी भी कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ। भी कहीं एक वही फ्लाइंग वाली ही तरीके से, इतनी सारी स्टडीज और इतनी सारी चीजें, ये कैसे? हाँ नहीं, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा योगेश जी, क्योंकि आ, मेरी जो है, लोग बाकी चीज़ों को नहीं जानते। सबको पता है कि ये यूपीएससी ट्रेनर हैं,
गाइड है, मेंटर है, कोच है। लेकिन जो मेरे जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, हाँ, जो मेरे करीब रहे हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, उनको पता है कि सर लॉयर हैं, है ना, सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और सर का आईपीआर का डोमेन है। और क्योंकि मैं इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ, तो इन्वायरमेंट मेरे बहुत करीब है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, मतलब कहने मतलब देश के बच्चा से लेकर जो वृद्ध व्यक्ति है, उनको इन्वायरमेंट की सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट के पढ़ाने के साथ साथ मेरे अंदर ये हमेशा एक पैशन रहा कि मैं इन्वायरमेंट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करूं। तो कई एनजीओ के साथ काम करना, देहरादून हो या दिल्ली हो या कहीं भी, जैसे मैं कई बार नेशनल पार्क वगैरह जाता हूं, तो कई बार ऐसा भी होता है जो मैं टूर करता हूं, तो जब मेरे पास समय मिलता है, जैसे मान लीजिए अगर 2 दिन का टाइम मिल गया, मान लीजिए शनिवार रविवार छुट्टी है, उस दिन कोई क्लासेस नहीं है, तो मैं ये पता करता था कि आसपास में कौन सा ऐसा नेचुरल साइट है, कोई फॉरेस्ट है, कोई जगह है, तो मैं विज़िट करता था। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता था कि वो मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस में भी आता था, और ये चीज़ मैं बच्चों को डिलीवर करता था। तो इन्वायरमेंट के साथ मेरा ऐसा हुआ कि लगाव कि मैं इन्वायरमेंट के फील्ड में अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना चालू कर दिया, कि केवल टीचिंग नहीं, मतलब और भी जनरल हो, जहाँ मैं लोगों से मिल सकूँ, वहाँ से वहाँ के बारे में कुछ संरक्षण का काम कर सकूँ, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह है वहाँ पर इन्वॉल्व कर सकूँ। तो ऐसा हुआ, और धीरे धीरे फिर मेरा मन हुआ कि मुझे इन्वायरमेंट में फर्दर स्टडीज़ करनी चाहिए। तो मैंने एलएलएम किया इन्वायरमेंटल लॉ, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज में। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं WWF इंडिया, जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्लोबल इन्वायरमेंट बॉडी है, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, कई जगह साइट विजिट किया, और मैंने एमटेक की पढ़ाई इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में किया है, ओके। बिट्स पिलानी से। बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पिलानी जो है, जो कि बहुत रिनाउंड जी, जी, जी। यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से मेरा एमटेक इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, मेरा एक फर्दर स्पेशलाइजेशन है। और मैंने जो अपना रिसर्च काम किया है वो वेटलैंड्स में किया है, जो कि नम भूमि बोलते हैं हिंदी में, जी। वेटलैंड्स वगैरह जो है, रामसर साइट्स वगैरह है। और आज भी मेरे काफ़ी रिसर्च होते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले रंगन थीटू बर्ड सेंचुरी गया हुआ था कर्नाटक में, मैसूर के पास, बहुत ही फेमस साइट है। और ये मैं कई बार बोलता भी था कि अगर कर्नाटक राज्य में कोई भी रामसर स्थल होना चाहिए। रामसर साइट जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड होते हैं, जिसको यूनेस्को के द्वारा वहाँ पर रामसर कन्वेंशन है, संधि है, वहाँ पर किया जाता है। ये मैं हमेशा बोलता था कि रंगन थीटू डिजर्व करता है, जो कर्नाटक स्टेट में नहीं है। बाद में उनको फर्स्ट रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और मैं जब वहाँ था तो मैं गया वहाँ रंगन थीटू, वहाँ पर जो बर्ड्स हैं, बर्ड के बारे में, या वहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो वैसे ही मैं चिलिका में गया हुआ हूँ, चिलिका लगून है, या कई भी ऐसी जगह है। तो मेरा इन्वायरमेंट का साथ वही हुआ है। और लॉयर का इसलिए क्योंकि मेरा लॉ का बैकग्राउंड रहा है, और मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैं भी कई बार, मैं अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट पे, अभी मैं जस्ट कुछ दिन के बाद फिर मैं जाऊँगा वहाँ पर। तो मेरे अपने टीम ऑफ लॉयर्स भी हैं, जो कि पेटेंट ड्राफ्टिंग, पेटेंट फाइलिंग या ट्रेडमार्क इशू है, कभी लिटिगेशन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर, हाँ, मैं क्रिमिनल लॉयर नहीं हूँ। जैसे कई बार होता है ना, क्रिमिनल लॉयर या प्रॉपर्टी लॉ, मेरा वो डोमेन नहीं है। मेरा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो मेरा जो प्रैक्टिस एरिया होता है वो 3 एरिया है। एक है आईपी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जहाँ पे खासतौर पे बायो पेटेंट जो होते हैं वो चीज़ है। दूसरा आता है मेरा जो एरिया इन्वायरमेंटल लॉ है, कि अगर कोई इन्वायरमेंटल मैटर पोल्यूशन का है, या कहीं पर मुझे लगता है कि ये चीज़ें, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी हो गए, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो है। और तीसरा जो है टेक्नोलॉजी लॉ, क्योंकि आप देखिए अब टेक्नोलॉजी का जो एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ भी लिटिगेशंस आते हैं। तो वो एरिया मेरा बहुत निश एरिया है। मतलब आमतौर पे आप लॉयर को देखेंगे तो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं या सिविल लॉयर्स होते हैं, आप देखेंगे उनको कोर्ट कचहरी में। लेकिन जो मेरा है वो स्पेशलाइजेशन बहुत अलग है। तो इसमें भी लिटिगेशन आता है, लेकिन उतने हाई लेवल लिटिगेशंस नहीं आते हैं। इसमें ज़्यादातर वर्क ऑफिस से होता है। तो मैं वहाँ पे इन्वॉल्व रहता हूँ मैं। और मेरे ये रोल रीज़न का एक कारण ये भी है कि हो सकता है ये मेरे जीन्स में हो जेनेटिक्स हो, कि बचपन से मैं स्कूल से ही मैं मल्टीटास्क करता आया हूँ, कि ये होता है। और कई बार लोग मुझे बोलते भी हैं कि आपके पास उतनी एनर्जी आती कैसे है। तो वो मुझे लगता है कि गॉड्स ग्रेस, ऐसी चीज़ें जो मुझे, है ना, विरासत में मिल चुकी है, तो इसीलिए मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। और मुझे खुद लगता है कि एक एक्टिव पार्टिसिपेशन लाइफ में होना चाहिए। आप केवल एक डोमेन नहीं, आपके पास अगर कुछ लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। तो एजुकेशन आपका मतलब आपके
पेरेंट्स की तरफ से मतलब हाँ। एजुकेशन आया, या फिर आपने खुद अपने लेवल पे इतना पढ़ने का जो बिल्कुल, डिसीजन लिया, बिल्कुल। अलग अलग, जैसे आपने बिट्स पिलानी की बात की, आपने वहाँ से बिल्कुल, पढ़ाई की, बिल्कुल। आपने आईआईटी बॉम्बे से भी बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। स्टडी किया, तो बिल्कुल, हाँ। क्या पहले से आपके परिवार में कोई मतलब एजुकेशन इस तरीके से था प्रायोरिटी पे, हाँ, या फिर आपने खुद डिसाइड किया कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है? बिल्कुल, हाँ। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। जो रियलिटी है मेरे घर में अगर देखा जाए तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जो जो असलियत है, मतलब अगर ये कहा जाए कि घर में लोग बहुत हायर एजुकेशन किए हुए, वो नहीं है। मेरे जो पापा हैं 10th पास भी नहीं है, जो मैं रियलिटी में बता रहा हूँ। मेरी मदर जो है उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, ये रियलिटी है। मैंने वही बताया ना कि कुछ चीज़ें पता नहीं, कोई एक होता है सुपर नेचुरल पावर होता है, कुछ ऐसा होता है। मुझे लगता है कि मेरे परिवार में मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो इतनी पढ़ाई की, एक छोटे जगह देवघर, वहाँ से आते हुए मैंने वहाँ को, मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा है, ना तो कोई ऐसा इन्वायरमेंट रहा है, ना सपोर्ट सिस्टम रहा है। हाँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे माता पिता का ये रहा है, पेरेंट्स का, कि उन्होंने मुझे जो स्कूल में एडमिशन कराया, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में एडमिशन कराया, सेंट फ्रांसिस स्कूल है वहाँ पर जसीडी में, तो वहाँ मैं गया। तो मेरा एजुकेशन का अगर मुझे कहा जाए, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे स्कूल का रहा है, कि दैट मोटिवेटेड मी एज ए चाइल्ड कि व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का क्या महत्व है। और मेरे घर में माहौल बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो जो फैक्टर जो मुझे हेल्प किया, स्कूल का इन्वायरमेंट, फिर धीरे धीरे मैं वहाँ से बढ़ता चला गया। और आज भी मैं बताता हूँ, आज भी मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है। कभी बार मुझे लगता है कि नहीं, कोई नई किताबों में मैं ले लूँ, कुछ नई चीज़ें पढ़ लूँ मैं, क्योंकि एक वो बिल्ड हो गया, मतलब वो होता है ना, एक प्रोग्राम्ड हो गया मेरे साथ। प्रोग्राम हो गया। हाँ, बिल्कुल Basically है। वो चीज़ आपके हाँ, अंदर एंटर कर चुकी है। एंटर कर चुकी है वहाँ सर पर। इसके अंदर मगर आज का अगर हम लोग जो देख रहे हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम आपने बताया बिल्कुल, कि हाँ। एक एजुकेशन डेवलप किया है, या फिर हाँ, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, मगर आज की जो हमारी जनरेशन है वो तो सोशल मीडिया की होती जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, उनको हाँ। इन्फ्लुएंसर बनना है, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको रील्स बनानी है, और जब वो उसके अंदर थोड़ा कामयाब भी हो रहे हैं तो वो उस एजुकेशन सिस्टम को भूलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड करूंगा कि बहुत सारे जैसे आपने सोशल मीडिया की बात करी, तो बुक से लोग हटते जा रहे हैं, और बिल्कुल, हाँ। ज़्यादा जैसे हम पॉडकास्ट ही कर रहे ज्ञान हैं, है, वीडियो बिल्कुल, हाँ। कंटेंट ज़्यादा वीडियो कंटेंट का ज्ञान है, हाँ, वो सब बिल्कुल, पे हाँ, ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। उस नहीं, पे- बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मैं आप दोनों को ये बताना चाहूँगा, ये जो आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, कि आप ऐसे कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और आप लोगों ने, दोनों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आज जैसा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो रहा है, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, अब केवल ये बात स्टूडेंट तक नहीं रह गई है। कॉलेज के स्टूडेंट या स्कूल लेवल के बच्चे आजकल 11th-12th में, आप सोचिए, पहले टिकटॉक चल रहा था, कोई भी रील बना रहा है, कोई भी शॉर्ट्स बना रहा है, ये हर जगह हो रहा है। प्रोफेसर्स के साथ हो रहे हैं, है ना, टीचर्स के साथ हो रहे हैं। और मैं जो मानता हूँ, आप इससे दूर भाग भी नहीं सकते, ये रहेगा, मतलब जी। हम कभी इससे दूर नहीं जा सकते हैं, ये रहना है। अब जो बेसिक सवाल, जो मुद्दा आपने पूछा कि क्या ये सोशल मीडिया स्टूडेंट्स को, है ना, जो असली एजुकेशन है, शिक्षा है, उससे दूर ले जा रहा है, कि वो पढ़ाई नहीं करके यही चीज़ में अपना समय ज़्यादा व्यक्त कर रहे हैं। मैं इसके 2 व्यू पॉइंट बताऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताऊंगा। पॉजिटिव क्या है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक कंटेंट शेयरिंग का एक आसान जरिया बनता है। और ये मैं मानता हूँ कि अगर हम एजुकेशन वर्ड की बात करें ना, शिक्षा मतलब केवल रीडिंग राइटिंग और किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। एजुकेशन ऐसी भी चीज़ें होते हैं जो आपके व्यक्तिगत एक्सपीरियंस का एक भाग होता है। ये नहीं कि आप डिग्री होल्डर हैं, आपके पास बीएससी, बीकॉम या बीटेक या एमटेक या पीएचडी इसकी डिग्री है। अगर आप देखिए, स्टीव जॉब्स की बात करें, या हम कोई भी बड़े बड़े ऐसे एंटरप्रेन्योर की बात करें, या हम किसी भी चीज़ की बात करें, वो उतने ज़्यादा उनके डिग्री होल्डर्स नहीं हैं, लेकिन वो काफ़ी सोसाइटी को किया गया। तो ये पॉजिटिव साइड ये है कि हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा ज्ञान हो जो आपको स्कूल या कॉलेज से नहीं मिला है, लेकिन सोशल मीडिया आपको वो प्लेटफॉर्म देता है कि आप उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, एक लार्जर ऑडियंस बता सकते हैं।
तो ये पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड क्या है कि अगर ओनली मतलब होता है ना ओनली सोशल मीडिया, कि हम ना तो बुक पढ़ रहे हैं, ना तो स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं, और साथ साथ में ना तो हम अपने एक्सपीरियंसर लर्निंग कर रहे हैं कि अगर आपने मान लिया आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपका ज्ञान है, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू शेयर कर रहे हैं, आपका वो भी नहीं है, बस सिंपली आप रील शॉर्ट्स वीडियोस और ये चीज़ कर रहे हैं, तो वो मैं मानता हूँ वो सही नहीं है। क्योंकि फिर आप क्या है, आप हर तरह से एक तरह से हॉलो हो गए, क्योंकि आपके पास स्कूली और कॉलेज की भी एजुकेशन नहीं है और बाकी चीज़ें भी नहीं है। आप थोड़े से करके अपने आप में, हाँ टैलेंट है आप में, तो आप कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ मैं हो सकता गलत भी हूँ, गलत भी लोग सोचे, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। अगर कि आपके वो, पास हाँ, में, मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि लोगों को ये समझना हाँ, बहुत ज़रूरी है कि बेसिक एजुकेशन के साथ में हाँ, अपनी कोर को फॉलो करते हुए बिल्कुल, अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं हाँ, बिल्कुल, तो वो बहुत वैलिड है। अच्छा, इसी में मेरा दूसरा सवाल भी है हाँ, कि एक बहुत बड़ा मार्केट में आप देख रहे हैं डिजिटल शिफ्ट आ रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, एआई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, जनरेटिव बिल्कुल, एआई की हम लोग बात कर रहे हैं, चैट बिल्कुल, हाँ, जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनाई हाँ, बिल्कुल, और ऐसे बिल्कुल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म और मार्केट में हाँ जी, आ हाँ, चुके हैं। आप इन सबको या एआई को कैसे देखते हैं? जिन बच्चों को ऑब्वियसली जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं या बाकी जिन बच्चों को आप बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, पढ़ा रहे हैं, उनको इन टूल्स का कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए और कैसे इसको इफेक्टिवली यूज बिल्कुल, करना चाहिए? बिल्कुल, क्या इसका कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट भी बिल्कुल, है? बिल्कुल। जी। मैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एआई इन एजुकेशन। मुझे पिछले साल सूरत में बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। मुझे वहाँ इनवाइट किया गया था एज वन ऑफ द पैनलिस्ट, तो ये डिस्कस करने के लिए कि रोल ऑफ एआई इन एजुकेशन क्या होगा। और मैंने वहाँ पूरा सूरत में संजीव कुमार ऑडिटोरियम में, जो कि फिल्म स्टार आपको पता है गब्बर जी सिंह एंड ठाकुर, जी तो संजीव कुमार जी हैं। जी 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 बहुत कम लोग जानते हैं कि वो गुजरात के सूरत से बिलोंग करते हैं। सूरत वो सबको पता है डायमंड सिटी है। तो ये ज्ञान भी मुझे मिला जब मैं एज ए फ्लाइंग फैकल्टी वहाँ पहुँचा, तो पता चला कि संजीव कुमार जी के नाम पे बड़ा सा ऑडिटोरियम है और वहाँ सारे लोग आए थे, मतलब तो वहाँ मैंने एआई पे बात भी किया। मैं ये मानता हूँ कि एआई का एज है ये, दिस इज द एज ऑफ एआई, है ना। कई बार मैं पढ़ाते वक्त भी मैं बताता हूँ कि 21st सेंचुरी, ये जो 21st सेंचुरी है, दिस इज द एज ऑफ CBRN। मतलब C स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन, B स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी, R स्टैंड्स फॉर रोबोटिक्स एंड N स्टैंड्स फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। और जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ एआई भी है, और रोबोटिक्स की हम बात करें तब भी वहाँ एआई आता है। एआई आ चुका है, अब हम इससे दूर नहीं जा पाएंगे, इट इज़ गोइंग टू बी देयर। हाँ, डिबेट चल रहा है कि इसके नेगेटिव साइड का, कि ये इंसान को ख़त्म कर देगा। मैं ये नहीं मानता हूँ। इंसान तब भी रहेगा, आप कितना भी हो मानव। ये कहा जाता है कि अगर ये विश्व जो है ना D-Day आ जाए, ख़त्म हो, तब भी कुछ ना कुछ इंसान बचेगा, जो कि आने वाले जो पीढ़ी होता है या सभ्यता को ले जा सकता है। क्योंकि इसीलिए जो मानव, अगर प्रजाति की बात करें, स्पीसीज, सबसे रोबस्ट स्पीसीज हुए। मगर एआई को लेके जो भी चर्चा चल रहा है कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमन थॉट्स, इंटेलिजेंस, मैं ये नहीं मानता हूँ। तब भी ह्यूमन इंटेलिजेंस रहेगा एआई को गाइड करने के लिए। रिस्क है, खतरा है कि कई जगह पे ये इम्पैक्ट कर रहा है, जॉब मार्केट इम्पैक्ट कर रहा है, या एजुकेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, वो नेगेटिव चीज़ें हैं। और ये मैं बात बता रहा हूँ, ये नेगेटिव चीज़ें हर टेक्नोलॉजी में आता है। हमारे डे टू डे लाइफ में कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी टेक्नोलॉजी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आता है, ये चीज़ है वहाँ पर। अब रही बात एजुकेशन में एआई का जो रोल है, मैं दोनों चीज़ बताता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताता हूँ। पॉजिटिव चीज़ ये है, इट इज़ असिस्टिंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग पार्ट, उनको हेल्प कर रहे हैं। राइट। क्यों, आज आप देखिए चैट जीपीटी, अगर बच्चे को कोई चीज़ पढ़ना है फिंगर टिप में, आप चैट जीपीटी में क्वेश्चन पूछिए, आपको सारा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ पहले नहीं था। हमें तो ऐसा होता था कि हम लोग जब स्कूल में हुआ करते थे, तो हमारे पास केवल एक ही जरिया था कि किताबों से या लाइब्रेरी जाओ। अगर वहाँ नहीं मिला तो नहीं मिला, क्योंकि उस समय इंटरनेट भी उतना नहीं था कि आप कंप्यूटर गूगल सर्च करें आपको सारी जानकारी मिल जाए। लेकिन आज के बच्चों को, स्कूल लेवल के बच्चों तक में जो एआई का टूल आ रहा है, इंस्टेंट सारी चीज़ें उनको मिल रहा है। अब आप ऐसा सोचिए ना, दूसरे सोचिए, बच्चा अगर चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, उसको अगर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो पढ़ेगा भी तो ना।
ऐसा तो नहीं है केवल वो छोड़ देगा, स्टिल द चाइल्ड नीड टू रीड दैट। और बच्चा अगर वो पढ़ रहा है, और चैट जीपीटी क्या है, इज अ मशीन लर्निंग, उसको डाटा ट्रेन किया गया, तो हो सकता है चैट जीपीटी आपको 10 जगह से ला के एक जगह दे दिया, तो उस बच्चे को उस असाइनमेंट करने के लिए वो 10 चीज़ें जो एज ए असिस्टेंट टूल चैट जीपीटी दे रहा है वो बच्चा पढ़ रहा है। इससे नॉलेज इन्हेंसमेंट हो रहा है, सही ये है। नॉलेज कम नहीं हो रहा है। इसके अंदर मैं एक हाँ। चीज सोचूंगा, मैं अपनी मार्केटिंग साइट पे अगर हाँ। ये सोचता हूँ, और मेरा ये डिस्कशन ना बिल्कुल कल प्रैक्टिकल हो रहा था, बिल्कुल हम किसी एक बच्चे के साथ में डिस्कशन हो रहा था। सो आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई भी एक थॉट प्रोसेस आया तो सीधा उसको कुछ नहीं पूछ रहे, अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे, सीधा बिल्कुल। चैट जीपीटी पे क्वेश्चंस डाल रहे हैं। हाँ। फॉर एग्जांपल मैंने कल एक बोला कि अगर आपको मार्केट करना है किसी एक ऐसे कॉल सेंटर वाले बच्चे को, एक कॉल सेंटर का बच्चा है जिसको अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर करना है, तो मैं ऐसा क्या क्या स्टेप करूं जिससे मैं उसके लिए उसको मार्केट कर सकता हूं, या मेरे को किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी बिल्कुल है हाँ। तो मैं ऐसा क्या क्या करूं। अब हो क्या रहा है, वो जाएंगे चैट जीपीटी पे लिखेंगे, वो क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर वो उसको फॉलो करना चालू करते हैं। बट अगर मैं इसका डिफरेंट ऑफ ओपिनियन लेके चलूँ बातचीत, कि अगर मैं उसको डीप थिंकिंग के साथ पहले सोचूं, पहले उस प्रोडक्ट को सोचूं, फिर उसके लिए उसकी चीज़ों को सोचूं, तो मेरा माइंड डेवलप होगा। अगर मैं बिल्कुल। चैट जीपीटी से करूंगा मैं तो हैंडीकैप हो जाऊंगा, बिल्कुल मेरा बिल्कुल सही brain बात है। काम करना ही बंद कर देगा। एक ऑल ऑफ सडन चैट जीपीटी नहीं रहा, उसके तो सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई। बिल्कुल सही, मैं पूरा एग्री करता हूँ। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ है कि बच्चा अपना दिमाग नहीं यूज़ करके पूरी तरह से खाली चैट जीपीटी या ऐसे एआई टूल पे डिपेंडेंस हो जाए, यानी उसने डीप थॉट नहीं किया, अपना सोचा नहीं, या पहले प्रयास नहीं किया। एक होता है कि प्रयास नहीं किया। बिल्कुल हाँ। ये पर्याप्त। मैंने फिर उसको यही चीज समझाई हाँ कि आपको पहले अपनी डीप थिंकिंग करके लिखना है, बिल्कुल। देन उसको वैलिडेट करना है, तब बिल्कुल। आप ठीक हो। हाँ। मगर आप पहले ही स्टेप पे चैट जीपीटी पे जा रहे हो, विच इज बिग नो फ्रॉम माय नो साइड। प्रॉब्लम। हाँ और इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एंगल ये है कि जब आप चैट जीपीटी को कोई भी कमांड देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, वो वेल इवेल्युएटेड नहीं है, तो जो वो आउटपुट आपको देता है वो आउटपुट वैसा नहीं होता जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? प्रैक्टिकल एक और चीज सर बहुत प्रैक्टिकल है, इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, हम मार्केटिंग से हैं तो बहुत बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो ये चीज़ है, आप गूगल से, चैट जीपीटी से किसी भी चीज़ का पॉजिटिव बोलोगे तो वो पॉजिटिव साइड दिखाएगा, नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव साइड ही दिखाएगा। बिल्कुल। मतलब आप उसके पास अपना कोई आंसर नहीं है, उसकी बिल्कुल। पॉजिटिव साइड भी उसकी नेगेटिव साइड भी आपको वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा, आप उसको अपने धैर्य से, अपने दिमाग से सोच ही नहीं सकते। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। यस, बहुत अच्छा टूल है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टूल है, जैसे आपने बताया कि एक साथ बहुत सारी चीज़ लेके डाल देगा। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैं वेरी फर्स्ट स्टेप पे जो मेरे थॉट प्रोसेस की चीज़ है उससे अगल हट के काम कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। तो ये आज के मेरे को लगता है बिल्कुल 100% बच्चों को पहले ये गाइड करना है, पहले हाँ ये चीज़ मैं इसमें अपना- ऐड करूँगा, मैं आईआईटी बॉम्बे गया था 25 जनवरी इसी वर्ष, वहाँ पर एलुमनाई मीट था, तो मैं वहाँ पर गया हुआ था एज एन एलुमनस, एज ए पैनलिस्ट भी गया था ऑल्टरनेट करियर पे बात करने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, बीटेक एमटेक है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने थर्ड फोर्थ ईयर के बाद कि नहीं ये मुझे नहीं करना, सिविल इंजीनियर नहीं बनना है, या मुझे मैकेनिकल नहीं कुछ और करना है, एमबीए करना है, कुछ और करना है। तो मैं एज अ पैनलिस्ट गया था, तो वहाँ जो हमारे BSES डिपार्टमेंट है, बायो साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनके हेड है डॉक्टर प्रोफेसर PB बालाजी, वो मेरे गाइड भी रहे थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे गाइड भी थे। तो सर से मेरी बात हुई, सर ने बताया कि इवन IITs में जो स्टूडेंट्स हैं वो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। हमारे टाइम में क्या होता था कि हम कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाते थे, कुछ भी सर्च किया, कुछ अगर बना दिया, ऐसा है। प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन करते थे, उसकी ग्रेडिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, कई बार तो वो फेल भी कर दिया जाता था, डी ग्रेड में तो फेल, या कहीं सुनना पड़ता था। मैंने यही सवाल पूछा कि सर हाउ डू यू हैंडल, बिकॉज नाउ स्टूडेंट्स हैव द चैट जीपीटी, they can use the chat GPT and make any kind of thesis and the work and assignment. Is there any policy of the IIT Bombay to stop the use of chat GPT? तो उनका कहना ये था कि इसको हम लोग नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि चैट जीपीटी क्या है, मोबाइल फ़ोन सबके पास है, तो इंस्टीट्यूशन पॉलिसी भी नहीं बना सकती कि आप, और वो क्या है ना, IIT बॉम्बे के अगेंस्ट चला जाएगा कि आप एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होकर आप टेक्नोलॉजी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप उनको पीछे ले जा रहे हैं, तो यू आर बैकवर्ड थिंकिंग। तो ये कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज ये नहीं करना चाहेगा कि उन पर लेबल लग जाए कि भाई आप अभी ये पूरा डेवलप हो रहा है, आप तो पायनियर हो इस फील्ड में, आगे बढ़ रहे हो, और आप कह रहे हो अपने बच्चों को कि चैट जीपीटी यूज़ नहीं करो, तो वो इम्पॉसिबल है। अब रही बात की जो वो असाइनमेंट कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि
स्टूडेंट कितनी भी चैट जीपीटी यूज़ कर ले, कहीं भी कर ले, अगर उन्होंने अपने से खुद से उसको करके डेवलप नहीं किया है अपने आंसर राइटिंग को या कोई भी चीज़ का, तो प्रोफेसर के पास तब भी प्लेजरिज्म चेक करने का ऑप्शन होता है कि आपने कहाँ से कॉपी किया। और चैट जीपीटी भी तो कहीं से दे रहा है इनपुट, तो यानी कि फिर वहाँ पर टीचर क्या करता है, प्रोफेसर वही देखता है कि जो कंटेंट उनको चैट जीपीटी से मिला है उस पर वो बच्चा कैसे काम किया, फर्दर कैसे काम किया, और उसको फिर से रीफ्रेज कैसे किया है, रीडेवलप क्या करे। क्योंकि जब आप उसी कंटेंट पे कोई स्टूडेंट वर्क करेगा तो यानी कि फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। तो हम उस पर देखते हैं। हाँ, लेकिन किसी ने अगर प्योरली चैट जीपीटी उठा के डाल दिया तो वहाँ 0 मार्क्स, फिर तो वो क्या हुआ कि और आपने उसके कुछ use कॉमन नहीं किया। पैटर्न्स हाँ, भी हैं कि आपको जैसे हाँ, चैट जीपीटी की लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, पता चल पता जाता चल जाता है कि ये चैट जीपीटी का है। तो मतलब कहने का मतलब चेक एंड बैलेंस है। अब मैं उसी का दूसरा पॉइंट बताता हूँ। अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यू देख रहा था, IIM कोड़िकोड है केरला का, है ना, जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स है, जो उनके हेड हैं, जो चांसलर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताया कि हम लोग तो अपने MBA या जो PGP जो प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, हम तो खुद इनकरेज करते हैं चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए। अब सोचिए कि IIM का जो हेड हैं, चांसलर हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम तो इनकरेज करते हैं बच्चों को, जो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, कि वो चैट जीपीटी यूज़ करें। और उन्होंने ये तर्क दिया कि ये चैट जीपीटी एज इट इज़ नहीं है, क्योंकि वो चैट जीपीटी को जब यूज़ करेंगे तो वो उनको मॉडिफाई भी करेंगे। और जो आपने बताया ना कि वो आपको रॉ प्रेजेंट करता है, फिर आपको फिर से पूछना पड़ता है कि ये चीज़ है कि नहीं, और क्योंकि वो पूरा फिनिश नहीं होता। हो सकता है आपके मन में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कंटेंट वो पूरी तरह से नहीं आ रहा है, तो फिर आप फिर प्रॉम्प्ट करोगे, कुछ और चीज़ होगी, राइट। फिर आप इसमें वर्क करेंगे, फिर आप कुछ को डेवलप करेंगे लैंग्वेज को, फिर इसमें करेंगे। तो बोले कि ये इस तरह से किया जाए तो चैट जीपीटी इज़ अ वेरी गुड टूल। बट हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन जो आपने बताया कि बच्चा या कोई भी स्टाफ या कोई भी पर्सन सिंपली ब्लाइंडिंग, मतलब होता है ना ब्लाइंडली, खाली चैट जीपीटी का पूछा और लिया, वो प्रेजेंट किया, दैट इज़ रॉन्ग। वो ठीक नहीं। क्योंकि और जो दूसरा जो आपने बताया कि अगर हम चैट जीपीटी पे ऐसे एज इट इज़, है ना, डिपेंडेंट हो जाए, कल जाके मान लीजिए कि चैट जीपीटी काम नहीं कर रहा है, तो हाउ द ह्यूमन ब्रेन, तो यानी कि हम अपने ह्यूमन ब्रेन को ब्लंट कर रहे हैं, वी आर बिकमिंग मोर मोर ब्लंट, है ना। हम अपने ब्रेन की फिर एफिशिएंसी उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी कहा था जो अपने ब्रेन का यूज़ का कुछ भी नहीं किया, मानव ब्रेन में इतनी क्षमता है। अल्टीमेटली AI को बनाया कौन? ह्यूमन ब्रेन ही बनाया। हाँ, लेकिन यही AI हम पे डोमिनेट हो जाए और हम अपने ह्यूमन ब्रेन को यूज़ करना बिल्कुल छोड़ दें, तो ये तो बहुत हमारे लिए खतरनाक है। ये चीज़ है, एडिक्शन है वहाँ वजह से। हाँ, तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है। वो अंकुश के साथ साथ हाँ। वो ना, आप जैसे टीचर्स को ही बिल्कुल और या मेंटर्स को ही ना वो एजुकेट करना पड़ेगा अपने बच्चे को। बिल्कुल। मैं जिनको गाइड करता हूँ उनके लिए चैट जीपीटी एक वरदान है, बिल्कुल। 100% अब बून है आप लोगों के लिए। बिल्कुल। बट पहले अपने आप को यूटिलाइजेशन देखो, उसके बाद उससे प्रूफ रीड करो, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। साथ ये सारी चीजें देखो, हाँ। तो आपकी लैंग्वेज अच्छी कर सकता है। बिल्कुल। हाँ, उसके साथ आप अगर R&D करने के डिस्कशन कर रहे हो, बहुत अच्छा पॉइंट है, तो ये करो। और R&D को भी रिवर्स चेक करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके भी R&D के पॉइंट जो आए, जो उसने कोलेक्ट करके निकाले, वो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी है, पता, उससे रेफरेंस पूछो, उस रेफरेंस पे जाके पढ़ो। तो मैं तो इसी तरीके से गाइड और करता हूँ। इवन सर, जो जैसे सर आप जिन यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उनको भी कल की डेट में इन सब लोगों से मिलना होगा जो कि एआई को यूज़ कर रहे हैं। अभी तो चलिए 3-4 टूल्स आए हैं मार्केट में, बिल्कुल। हाँ। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा कि 50 टूल्स आ जाएंगे, हर तरफ आपको एआई से रिलेटेड टूल्स दिखेंगे, तो उससे ही हमें दिन रात कहीं ना कहीं डील करना पड़ेगा। तो अब इसमें जो बेसिकली एक क्वेश्चन जो मेरा निकल के आ रहा है कि यूपीएससी की जो 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 प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या इन सब टूल्स का कुछ इफेक्टिवली यूजेज आप देख रहे हैं अभी के टाइम पे? बिल्कुल, ये आपने इतना अच्छा सवाल पूछा, मैं इसी पे बोलने वाला भी था, लेकिन आपने सवाल पूछ दिया यहाँ पर। मैं पैन इंडिया जा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ सभी को, बच्चों को। जी। अभी क्या हो रहा है यूपीएससी प्रिपरेशन में, बच्चे चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेंस आंसर राइटिंग में, एसे राइटिंग में, मैं एक ही चीज़ बच्चों को बोलता हूँ जब मैं क्लास में होता हूँ, मैं उनको यही बोलता हूँ कि ठीक है आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, अब जैसे मान लीजिए मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया
बच्चे ने चैट जीपीटी से करके अपना कर सबमिट कर दिया, या जहाँ कहाँ भी किया वहाँ पर। मेरा वही कहना होता है कि चैट जीपीटी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आप गूगल सर्च करते हो, आपको कंटेंट मिल जा रहा है, लेकिन आप उसको पढ़ो, समझो, फिर अपने हिसाब से लिखो। हम्म क्योंकि अब आप देखिए, हाँ, जो सर का जो सवाल है, प्रणव सर का जो है, मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ। ये चीज़ मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बात बताना चाह रहा हूँ। जब कोई एस्पिरेंट मेंस एग्जाम लिखने जाएगा हम्म सेंटर में, वहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। कहने का मतलब है आपको खुद से जो क्वेश्चंस हैं पेपर के लिखने होंगे। वहाँ आपके पास चैट जीपीटी नहीं होगा, और यूपीएससी कोई भी चीज़ हो अलाउ नहीं करती है, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल कंपटीशन। हम्म यूपीएससी का मतलब है मेंस एग्जाम, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहा है, आपके थिंकिंग पैटर्न कर रहा है, क्योंकि कल आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बैठेंगे, और आपके पास कई बार इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है, सिचुएशन पे सिचुएशनल चीज़ें करना होता है। मैं यही बात बता रहा हूँ कि अगर आप प्योरली चैट जीपीटी यूज़ करके अभी आप बिफोर, मतलब अभी आप तैयारी कर रहे हो, कोचिंग में हो, क्लास कर रहे हो, लेकिन आपने अपने दिमाग को बंद कर दिया, तो कल आप मेंस में फेल हो जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपकी आदत पड़ गई ना चैट जीपीटी का, कि आपने अभी तो लिख दिया, आपको हो सकता है आपने मुझे आंसर लिख दिया, मैं 10 out of 10 दे दिया, आप बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन जब आप एक्चुअल मेंस लिख रहे होंगे, वहाँ तो आपके पास चैट जीपीटी नहीं होगा, और वहाँ आपको क्वालिफाई करना है। कंपटीशन क्या है, कट थ्रोट है, क्योंकि 99% लोग फेल होते हैं, 1% जो है, जी तो वही 1% वही लोग हैं जिन्होंने चैट जीपीटी को एज एन असिस्टेंट यूज़ किया, लेकिन अपने दिमाग को यूज़ करते रहा। क्योंकि उस जगह पे मान के चलिए हर पेपर में 20 क्वेश्चन लिखना होता है, 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स। उसके लिए आपका दिमाग बहुत शार्प होना चाहिए, और आपके पास सारे होने चाहिए कि आप लिखते जाएं, क्योंकि वहाँ चैट जीपीटी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो लेकिन क्या हो रहा है कि मुझे बहुत दुख की बात है, ये मैं दुख की बात ये कहता हूँ मैं, कि अभी जो प्रेजेंट कोचिंग इंडस्ट्री का जो चल रहा है, वेरी सॉरो स्टेट है। जो एस्पिरेंट्स ये बात समझ नहीं रहे, वो लोग बोलते हैं ना पागलों की तरह चैट जीपीटी और ये ऑनलाइन वो ऑनलाइन कर रहे हैं, रियल नहीं कर रहे। मैं आज भी मानता हूँ यूपीएससी तैयारी आज से 40-50 साल पहले जैसा था वैसा आज भी है। राइट टेक्नोलॉजी कैन बी ए सपोर्टिव प्लेटफॉर्म, बल्कि वो एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। और मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बोलता हूँ, इस परीक्षा के लिए आपको दिन रात बैठकर पढ़ना होगा, रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस करना ही होगा, नहीं तो आप नहीं बनेंगे। जितने भी टॉपर्स अभी हो रहे हैं सब ये काम कर रहे हैं। आप गूगल, इंटरनेट, वेबसाइट, बाकी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आपको असिस्ट कर सकता है लर्निंग पार्ट में, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली आपको आईएएस नहीं बना सकता। अल्टीमेटली आपको अपना ह्यूमन ब्रेन, थॉट और अपनी मेहनत करनी होगी। पहले जैसे ब्लैक बोर्ड एंड चॉक होता था, आज भी वही सेम होता था। पहले भी लोग 8-10 घंटा बैठते थे, पढ़ाई करते थे, आज भी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, बच्चे आजकल मेहनत नहीं करते हैं, शॉर्टकट में जाते हैं। उनको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ मिल जाए, वो जो पढ़ाए बस वही करा, वो सोचते हैं कि हम आईएएस बन जाए, जो कि मुझे लगता है कि गलत है, नहीं हो सकता। एक और सर क्वेश्चन अभी मेरे को आ रहा है, हमने काफ़ी चैट जीपीटी का डिस्कशन किया या टेक्नोलॉजी का बातचीत किया। एक और क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, पिछले अगर मैं कुछ बहुत सालों के ट्रेंड में आई यूपीएससी के रिजल्ट्स के अंदर मैं जो देख रहा हूँ, वहाँ पे ऑल ऑफ सडन आप देखोगे कि जो हिंदी का जो रिजल्ट है वो ड्रॉप होता जा रहा है। बिल्कुल सर। उसका क्या कारण है कि जो हमारी मातृभाषा है, या यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर लैंग्वेज एक बैरियर है कि इंग्लिश वाला है तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, या हिंदी वाला है तो उसके रिजल्ट्स बिल्कुल क्यों ये ड्रॉप होता जा रहा है, जबकि पहले तो ये हमारा हिंदी वाला काफ़ी अच्छे रिजल्ट था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि मैं एज ए टीचर बाइलिंगुअल रहा हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ और हिंदी में पढ़ाता हूँ, और मैंने मुखर्जी नगर के और दिल्ली के जो है हिंदी माध्यम के कोचिंग इंस्टीट्यूट, इवन प्रयागराज में मैंने पढ़ाया है, लखनऊ में पढ़ाया है, अभी मैं इधर पटना में भी क्लासेस लेता हूँ, वहाँ स्टेट पीसीएस का, जहाँ मैं हिंदी में पढ़ाता भी हूँ। मैं हमेशा, जब भी मैं हिंदी माध्यम के बच्चों को मैं पढ़ाता रहा हूँ, मैं हमेशा ये बात को जताया है कि ये मसला हिंदी बनाम अंग्रेजी का नहीं है। ये बिल्कुल आप भूल जाओ कि ये इंग्लिश वर्सेस हिंदी का डिबेट नहीं है। ये पूरा का पूरा मसला जो है कंटेंट का है, और मैं हमेशा मानता हूँ कंटेंट इज़ द किंग। जैसे अभी एक है ना वो, एक अभी फिल्म आई है
सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव, कि जहाँ मालेगांव में फिल्म बनाते हैं, ये सारे जो है, तो वहाँ पर एक डायलॉग है कि वो डिबेट डायरेक्टर और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर जो है, तो स्क्रिप्ट राइटर का रोल बहुत पॉपुलर फिल्म स्टार है विनीत कुमार सिंह ने निभाया है। तो वो यही डायलॉग बोलता है कि राइटर बाप होता है, ये चीज़ बोलता है। तो वही चीज़ मैं बोलता हूँ, कंटेंट बाप होता है। अगर आपका कंटेंट नहीं है, चाहे वो डिजिटल कंटेंट हो या फिजिकल कंटेंट हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सर इसमें इस छोटा सा हाँ। पॉइंट ऐड करूंगा, तो क्या हिंदी का कंटेंट या हिंदी का जो Correct. क्लासेस हैं, जो एजुकेशन डिलीवर हो रहा है, क्या वो, जबकि हिंदी के इतने सारे अच्छे अच्छे बड़े बिल्कुल, बड़े बिल्कुल, बिल्कुल है। ट्रेनर टीचर हमें दिख रहे हैं, बिल्कुल क्या है। वो सही से कंटेंट डिलीवर नहीं हो रहा है बच्चों के बीच में? बिल्कुल यही चीज़ है जो आपने योगेश जी ने सवाल पूछा और आपने पूछा। मैं हिंदी माध्यम के बच्चों को ये बात तो मैं बता, फिर दूसरा क्या है पता, कमी क्या है, रिजल्ट क्यों डिप करता जा रहा है, हर साल कम होता जा रहा है। उसके मैं 2-3 कारणों को बताऊंगा। पहला कारण क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी के लिए आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ये छोटे शहरों से आते हैं, जिन्हें पूरा हिंदी माध्यम में पढ़ाई किया, अंग्रेजी पढ़ा है, थोड़ा बहुत पता है, लेकिन पूरी तरह इंग्लिश नहीं मालूम है, जी। तो उनको दिक्कत आती है इंग्लिश का। तो वो है ना, इंग्लिश फोबिया है कि वो इंग्लिश के अखबार नहीं पढ़ना चाहेंगे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी मैगजीन जो है, उनको लगता है कि अरे नहीं, इंग्लिश नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे हिंदी ही आती है। तो एक कारण क्या है कि बच्चे जो है इंग्लिश कंटेंट से दूर हो जाते हैं। अगर हम सोर्स की बात करें, कंटेंट की, जो जैसे जीएस होता है, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान जो है, जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने सब्जेक्ट हैं, अगर हम कंटेंट की, जो आपने जो बताया अभी प्रणव जी ने बताया, कंटेंट का गैप है। इंग्लिश के जो कंटेंट होते हैं और हिंदी कंटेंट में अंतर है, और ये मैं एकदम पूरे कन्विक्शन के साथ बोलता हूँ कि जो आप इंग्लिश मीडियम के कोई बुक पढ़ेंगे या इंग्लिश के न्यूज़पेपर का कंटेंट पढ़ेंगे, जैसे मैं आईएएस की तैयारी में द हिंदू पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, उनके कंटेंट का जो लेवल होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल या बाकी चीज़ें, और वो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हों, वो हिंदी में नहीं मिल पाता है। हिंदी की आप जो भी अखबार उठा के देखिए, खाली मसाला न्यूज़ होता है कि आज यहाँ मर्डर हो गया, आज यहाँ वो हो गया, यहाँ ये हो गया। वो यूपीएससी को टच नहीं करता है या कोई भी ऐसे जो नौकरी है उसके अनुसार नहीं है। तो एक तो पहला तो चीज़ है इंग्लिश फोबिया है कि वो स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो कोई इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके दे दे, अनुवाद करके हिंदी में दे दे, तो वो पढ़ लेंगे वहाँ पर। तो वो फोबिया बना हुआ है। दूसरा क्या है, जो कंटेंट का जो लेवल है कि वो गैप है, इंग्लिश के कंटेंट और हिंदी कंटेंट में गैप है। तो आजकल जो बहुत सारे कोचिंग संस्था क्या कर रहे हैं, बहुत से टीचर वो इंग्लिश को अनुवाद करके दे रहे हैं हिंदी में। चलिए, आपने वो भी कर दिया, बच्चों को वो भी दे दिया। फिर सवाल उठता है कि अगर चलो आपने हिंदी में अनुवाद करके इंग्लिश का वही लेवल कंटेंट दे भी दिया, तो फिर बच्चा रिजल्ट क्यों नहीं ला रहा है? तो दूसरा जो फैक्टर जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है टीचर्स का। मैं इसमें भी एक फिल्म के बारे में जिक्र करूँगा। एक बहुत ही अच्छी मूवी है, आप लोगों ने देखा भी होगा, रानी मुखर्जी की फिल्म है ना, हिचकी, है ना, वो हिचकी फिल्म है। वो स्कूल एजुकेशन पे है कि वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी के बच्चे और जो होता है ना अच्छे परिवार से आने वाले बच्चों के बीच का वहाँ पर दिखाया। बहुत अच्छी फिल्म है, हिचकी फिल्म है। उसमें एक डायलॉग है, डायलॉग ये है, देयर इज नो गुड स्टूडेंट और बैड स्टूडेंट, देयर इज गुड टीचर और बैड टीचर। और ये बात मैं मानता हूँ, स्टूडेंट गुड या बैड नहीं होता, टीचर गुड या बैड होता है। अगर टीचर गुड है तो स्टूडेंट भी गुड होगा, टीचर अगर बैड है तो स्टूडेंट भी बैड होगा। अल्टीमेटली स्टूडेंट एक बच्चा होता है ना, उसको कौन सिखा रहा है, चाहे वो हम स्कूल की बात करें, क्लास 1 2 3 10th की बात करें, 11 12 की बात करें या कॉलेज की बात, वो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, गुरु हैं। अब गुरु ही उस लायक नहीं होगा तो हम उस बच्चे को कहाँ हम ले जा पाएंगे? हम प्रोफेसर अगर द्रोणाचार्य होंगे तो शिष्य अर्जुन और बनेगा वहाँ पर, जी जी जरूर बनेगा। तो आज हिंदी माध्यम की कोचिंग इंडस्ट्री में द्रोणाचार्य की कमी हो गई है। खाली पैसे की बात हो रही है, टीचर खाली पढ़ा रहे हैं और कई जगह ये चीज़ें। तो ये मुझे थोड़ा दुख होता है कि जिस लेवल पर डिलीवरी, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ टीचर्स नहीं है, अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है। एक अब उसका गैप भी है। हाँ। एक कॉन्ट्राडिक्टरी, इसी के बिल्कुल हाँ। ऑपोजिट एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है मेरा, कि जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, जैसे हम लोग बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, या की आसपास के एरियाज की बात करते हैं, जी,
इनका रिजल्ट इस बार के जो रिजल्ट आया है उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट, इवन बिहार, मैं बिहार से हूँ तो मैंने देखे, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिलोंग कर पाया उस चीज़ से, तो मैंने देखा बिल्कुल बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने इस बार यूपीएससी, बट वो हिंदी स्पीकिंग तो इंग्लिश नहीं है। मीडियम से ही, हाँ तो ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया? बिल्कुल मैं बिल्कुल सर इसके अंदर एक ही और ऐड करूंगा कि हमने इंग्लिश और हिंदी का तो एक वर्कआउट कर लिया, क्या जो रीजनल है, साउथ, नॉर्थ, बिल्कुल ईस्ट, वेस्ट, ये सब भी मैटर करता है। क्यों सिर्फ नॉर्थ साइड के अंदर, या मैं स्पेशली बोलूँ कि तो क्यों सिर्फ बिहार से ही हम लोग बहुत ज़्यादा आईएएस या आईपीएस या अधिकारी लोगों को देखते हैं, हम लोगों को वो साउथ साइड से जबकि वहाँ या का वेस्ट साइड हिंदी, से नहीं आ पाते। जबकि वहाँ का हिंदी, जब हिंदी का डिक्लाइन हाँ, हुआ है, बट बिहार इज स्टिल हिंदी, फोकस है। हिंदी में ज़्यादा वहाँ बिल्कुल पे, बिल्कुल तो ऐसा क्यों नहीं, ट्रेंड? मैं इन दोनों क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। पहला क्या चीज़ है कि अगर हम नॉर्थ की बात करें, जो रैंकर्स है, जैसे कि इस बार का ऑल इंडिया रैंक 1 2024 का जो एग्जाम है, शक्ति दुबे है, वो यूपी की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की है। ऑल इंडिया रैंक 1 5th अटेम्प्ट में की है, उनका 5वां अटेम्प्ट में इस बार रिजल्ट आया। पहले तो 3 प्रीलिम्स तो क्वालिफाई नहीं कर पाई, फिर चौथे जो बार अटेम्प्ट दी तो मेंस तक पहुंची, तो आया नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार सीधा रैंक 1 लाई है वो यूपी की। और भी है, अगर हम बाकी रैंक देखें टॉप 10 में, तो वो सब मतलब यूपी बिहार से आपको केवल टॉप 10 की बात नहीं है, हम टॉप 50 100 की बात करें तो बच्चे हैं। लेकिन ये वो हैं जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करके हैं, यानी कि इनकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई है, जो है ना, उन्होंने इंग्लिश मीडियम में। और हिंदी में जो टॉप भी कर रहा है, वो लोग वैसे विद्यार्थी है, हो सकता है कि उन्होंने 10th तक हिंदी में पढ़ाई की हो, लेकिन कॉलेज जाके वो इंग्लिश में किया। जैसे मान लीजिए कुछ लोग आईआईटी चले गए, जैसे आपको पता है अब आजकल आईआईटी वगैरह में भी जो बिहार यूपी के आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं। अब उन्होंने हो सकता है कि स्कूली शिक्षा हिंदी में किया, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज पहुंचा तो वहाँ तो सारे इंग्लिश में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में, तो धीरे धीरे उनकी इंग्लिश अच्छी होती गई। या जिन जिन हिंदी माध्यम के बच्चों को ये पता चला कि नहीं भाई, हम बिना इंग्लिश पढ़े मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और उन्होंने इंग्लिश में थोड़ा बहुत मेहनत करना चालू किया, इंग्लिश के कंटेंट पढ़ना चालू कर दिया, उनके रिजल्ट आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि यूपी बिहार आज भी डोमिनेट कर रहा है। नॉर्थ यानी एमपी, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये जितने स्टेट्स हैं आज भी डोमिनेट कर रहे हैं रैंक्स में। उनका एक रीज़न वही है कि लैंग्वेज वाला, जो आपने बताया इंग्लिश का, कि इंग्लिश में वो लोग हैं, और वैसे एजुकेशन बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, उनको वैसा सपोर्ट सिस्टम मिल रखा है, वैसा इन्वायरमेंट मिल चुका है उनको। और वो क्या कर रहे हैं, उनको जो गाइड करने वाले जो इंग्लिश मीडियम के टीचर्स रहे हैं, वो यूपीएससी की उनकी अच्छी पकड़ है, तो अच्छे से यूपीएससी की गाइड भी करते हैं, कि बताते देखो यूपीएससी का पैटर्न अभी ये चल रहा है, ऐसा तैयारी करो। अब यही चीज़ हम हिंदी मीडियम में जाएँ तो वहाँ वो वैसा गाइड करने वाले लोग कम हैं, जो उनको बता पाए कि देखो अभी पैटर्न ये चल रहा है, ये चीज़ है। तो बहुत सारे बच्चे जो टैलेंटेड होंगे बट हिंदी मीडियम से होंगे, और वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाए होंगे, तो कहीं ना कहीं छूट गए इस रेस छूट में। गए रेस में यहाँ पर। अब दूसरी बात जो आपने पूछा, हिंदी और साउथ इंडियन जो स्टेट का लैंग्वेज, क्योंकि मैं सब जगह जाता हूँ, हर जगह पढ़ाता हूँ मैं। अब मैं इसमें बताता हूँ, क्या अभी लैंग्वेज को लेकर काफ़ी विवाद भी चल रहा है ना। हिंदी और एंटी हिंदी, आपको पता है तमिलनाडु में बहुत चल रहा पूरा तो है कि आप वहाँ हिंदी बोलना मतलब पाप है। अगर आपने में भी हिंदी, चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, अभी कर्नाटक में भी स्टार्ट हो गया कि हिंदी भाषी और कन्नड़ा भाषी, ये भी विवाद चल रहा है ऊपर। मैंने रियलाइज़ किया है, जो ये भाषा लेके वो पॉलिटिकल है, वो तो अलग चीज़ है। अब मैं टीचिंग और एजुकेशन की बात करता हूँ, वो जो मेन चीज़ है वहाँ पर है। अब जैसे मैं केरला जाके क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे बच्चे, अब जैसे हमारे यहाँ पर बच्चे हिंदी माध्यम स्कूलिंग करके आते हैं, तो वहाँ भी मलयालम भाषा पढ़ के आते हैं, जी। उनकी स्कूलिंग भी मलयालम में हुई है, ठीक है। दिक्कत वहाँ भी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि केवल नॉर्थ की बात है। अब आप सोचिए कि मैं केरला में त्रिवेंद्रम में क्लास ले रहा हूँ, तिरुवनंतपुरम में, और मेरे क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, जो अभी यूपीएससी के लिए बैठ रहे हैं, उसमें से मान लीजिए आधा से ज़्यादा मलयालम स्पीकिंग है, और उनकी भी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, टूटी फूटी इंग्लिश है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हिंदी के लिए होता है कि हिंदी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, पूरी तरह से 100% इंग्लिश कमांड नहीं है। तो ये दिक्कत वहाँ भी आता है, क्योंकि जो प्योरली मलयालम बैकग्राउंड का है वो भी पीछे रह जा रहे हैं, या पूरी तरह जो कन्नड़ा वाले हैं वो पीछे रह जा रहे हैं, पूरी तरह तमिल भाषा वाले वो पीछे रह जाए। मैं कहने का मतलब ये केवल हिंदी भाषा के लेकर प्रॉब्लम नहीं है, भारत के जितने भी क्षेत्रीय रीजनल भाषा हैं, सब में जो बच्चे जिन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है अपने वहाँ पे की है, उनको दिक्कत आ रही है यूपीएससी में, और उनके रिजल्ट नहीं आ रहे।
अब वहीं पर जिन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रखा है, इंग्लिश मीडियम कॉलेज में पढ़ रखा है, या जिनकी इंग्लिश का बैकग्राउंड रहा है, वो अच्छा कर ले रहा है। लेकिन मैं इसमें दूसरा पॉइंट ऐड करता हूँ। मैंने ये भी अनुभव किया है कि अब देखिए, हम लोग इधर नॉर्थ में हिंदी में, हम घर में ज़्यादातर बातचीत भी बच्चों से हिंदी में ही करते हैं। बिल्कुल। हम इंग्लिश वो नहीं करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, उसके लिए कोई डाउट नहीं है, हम उसके सम्मान करते हैं हम लोग, कोई डाउट नहीं। अब दिक्कत क्या आती है, अगर आप केरला जाएं या तमिलनाडु जाएं, कर्नाटका जाएं, तो वहाँ के पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, उनका लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों को इनकलकेट करते हैं कि बेटा आपको मलयालम बाद इंग्लिश भी बात करते हैं, तो उनको रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश पता होता है। मतलब वो बहुत बड़ा गैप नहीं है, राइट। क्योंकि उनका फैमिली सिस्टम या जो सोसाइटल सिस्टम है वो इस तरह से है कि उनको इंग्लिश मालूम होता है, वो इंग्लिश में बात भी कर लेंगे, आपसे समझ भी लेंगे। हो सकता है कि कुछ जगह पे उनको लिखने में दिक्कत है, कहीं भी है, लेकिन वो बिल्डअप कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो वो चीज़ हम गैप पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम ये ना सोचें कि केवल हिंदी और इंग्लिश की बात है। ये देश के जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है और उसके रिजल्ट कम होते जा रहे हैं। जो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए बच्चे हैं वो निकाल पा रहे हैं। सर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाते हैं और उससे भी हैं। एक बहुत क्यूरियस है मेरा एक वाला क्वेश्चन जो स्पेस टूरिज्म को लेके है। बिल्कुल। स्पेस टूरिज्म है वो क्या सिर्फ और सिर्फ बिलियनियर्स के लिए एक वो डेंजरस इंजॉयमेंट है, या एक आम आदमी भी स्पेस टूरिज्म के मजे को ले पाएगा? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, वो बहुत फास्ट एक्सपैंड कर रहा है, उसके जो होराइजन है, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, यूरोप हो, हम कोई भी कंट्री की बात करें, बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। और अभी क्या हुआ है कि केवल गवर्नमेंट एजेंसी नहीं, जैसे कि आपको पता है अमेरिका का नासा है राइट। ना, नेशनल जो, यूरोप का ESA आता है, जापान का JAXA है, भारत का इसरो है, ISRO है, जहाँ हमने मंगलयान, चंद्रयान, है ना, इतने अभी हम लोग तैयारी करें गगनयान मिशन का, जो कि मानव मिशन होगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो गवर्नमेंट एजेंसीज तो है, अब क्या है, प्राइवेट एंटिटीज में आ चुका है। इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है एलन मस्क का, स्पेसएक्स। फिर यहाँ आता है जेफ बेजोस की बात आती है, ब्लू ओरिजिन, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। फिर रिचर्ड ब्रांसन है जिसका वर्जिन अटलांटिक एयरवेज चलता है, जी जी। वर्जिन, तो उन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक करके किया है। और इन सभी प्राइवेट प्लेयर्स ने अपने स्पेसशिप को तैयार कर लिया है, टेक्नोलॉजी बना रखा है, यानी कि इनके पास स्पेस व्हीकल है। और इन्होंने अभी हाल ही में डेमोन्स्ट्रेट किया है यात्रियों को लेके, जो होता है अंतरिक्ष यात्रियों को, स्पेस टूरिस्ट को ले जाके, स्पेस टूरिस्ट को ले जाके वापस। अब हमें ये समझना होगा, दूसरी बात ये समझना होगा कि जब हम स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं, स्पेस टूरिज्म का मतलब ये नहीं कि हम चांद में पहुंचेंगे। लोग वो सोचने लगे कि इंसान चांद जा रहा है घूमने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं। जब हम स्पेस की बात करते हैं ना, एक वर्ड आता है आउटर स्पेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाह्य अंतरिक्ष। इसकी शुरुआत होती है पृथ्वी के सरफेस से, सतह से 100 किलोमीटर के ऊपर। तो पहला मैं लोगों को ये जागरूक करना चाह रहा हूँ कि जब आप स्पेस बोलते हो तो स्पेस का मतलब ये नहीं कि चंद्रमा और सूर्य और ग्रह ये चीज़ है, वो है ही वहाँ पर। अंतरिक्ष की शुरुआत 100 किलोमीटर से ऊपर हो जाती है। तो जो स्पेस टूरिज्म का जो दायरा है, जो पहला होगा वो होगा 200 किलोमीटर तक, कि आप 150-200 किलोमीटर तक गए। जैसे आमतौर पर हवाई जहाज़ में जाते हैं, आज हम हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं, है ना, 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे हवाई जो उड़ता है। बस आप मान के चलिए कि वो थोड़ा 10 गुना और ऊंचाई पे चला जाएगा, वहाँ पर है, तो वो टूरिज़्म है। तो ये जो आपने बताया कि ये डेंजरस इंजॉयमेंट है बिलियनर्स लोगों का वहाँ जाना, तो वो नहीं है, आने वाले समय में हकीकत होगा। हाँ जी, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सा एक मिथ क्लियर हुआ कि स्पेस टूरिज्म को तो अब तक हम भी यही मानते थे कि चांद पे ले जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, या कोई एक अपना जो स्पेस है उसके अंदर ले जाएंगे। बट ये आपने आज बहुत अच्छा एक मिथ ब्रेक किया कि स्पेस टूरिज्म जो है वो 100 किलोमीटर, अगर हम अर्थ की सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज अ टूरिज्म जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं और आम लोगों की पॉसिबिलिटीज के अंदर वो रीच बिल्कुल करेगा। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि वो स्पेसशिप जैसे हवाई जहाज होता है, वो 150 किलोमीटर की ऊंचाई में जाए, वहाँ भी ग्रेविटी कम होगा। मतलब जो हम पृथ्वी पे ग्रेविटी होता है, जैसे हम रहते हैं,
वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी बोलते हैं कि ग्रेविटी कम होगी। तो जो बोलते हैं ना वेटलेसनेस है, तमाम चीज़ें जो अनुभव होते हैं, आपने देखा होगा कि लोग है ना फ्लोट कर रहे हैं, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें होंगी। एक वो वायुयान एयरक्राफ्ट की तरह होगा जो आपको ले जाके वहाँ वो फील महसूस कराएगा कि देखो वेटलेसनेस क्या होता है। आप पृथ्वी पे खड़े होते हो, चलते हो, सब कुछ करते हो, खाते हो, पीते हो, वहाँ क्या होगा, एक नया अनुभव ये मिलेगा। दूसरा क्या है कि आप वहाँ से जब नीचे देख के जो व्यू होता है कि जो चीज़ें आप देखते हो कि अच्छा ये अर्थ है, ये पृथ्वी है ना, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, वो अनुभव, यही टूरिज्म का मेन चीज़ होगा कि जो स्पेस टूरिस्ट होंगे यही अनुभव करने के लिए जाएंगे। और हर किसी का ये रहेगा कि हम कहीं जाएं, देखें, ये अनुभव लें, मतलब अनुभूति जो होता है ना। कितने टाइम में आप ये सोच रहे हो कि कितने समय के बाद ये स्पेस टूरिज्म आम लोगों की रीच तक पहुंच जाएगा? आने वाले 15 साल में, 15 ईयर्स। आज हम लोग 2025 में हैं, 2040 इज़ द ईयर, और आज मैं ये कह रहा हूँ ये सच होगा। 2040 में आप देखेंगे नॉर्मल हो जाए, जैसे आज हम एयरपोर्ट की बात करते हैं या करते, ये चीज़ें होने वाली है नेक्स्ट 15 साल में, और ये हकीकत है और ये होकर रहेगा। और इस पर काफ़ी काम चल रहा है, काफ़ी काम चल रहा है। और अभी हाल ही में मेरे ख्याल से ब्लू ओरिजिन करके था, उसमें बहुत फेमस सेलिब्रिटी है, कैट पेरी नाम है, वो वहाँ गई थी, पूरी महिला का क्रू था, अब वो वापस आए। मतलब अब ये टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है और ये फुल प्रूफ हो चुका है, यानी 15 साल में ये होगा ही। तो क्या स्पेस टूरिज्म से कहीं एनवायरनमेंट का, जैसे रीसेंट एग्जांपल है हैदराबाद में, देखा होगा आपने वीडियो, मैंने देखा आपके कुछ वीडियोस भी बनाए हुए उस पे कि डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया, मतलब एक एरिया डेवलप करने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, राइट? तो क्या ऐसे ही स्पेस में किसी तरीके का मतलब लोगों को ले जाने के लिए एनवायरनमेंट का तो कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर दिया जाएगा? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। नहीं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी एंड इट इज ऑलरेडी देयर, वो ऑलरेडी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्पेस एज की शुरुआत हुई 1957 से हुई। उस समय सोवियत यूनियन, दैट इज अ यूएसएसआर, उन्होंने पहला सैटेलाइट बनाया स्पुतनिक 1, उसको लॉन्च किया गया 1957। फिर बाद में आपको पता है यूरी गैगरिन फर्स्ट मानव रहे। अगर 1957 से लेकर अब तक की बात करें, हमने हजारों सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, है ना, जापान, रशिया, चाइना, इंडिया की बात करें तो हमने 100 से ज़्यादा तो खाली सैटेलाइट्स को हमने लॉन्च कराया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आज हम देखें, ये जितने भी सैटेलाइट्स गए हैं, जितने भी हमने मिशंस किए हैं, उनके जो बाद के जो पार्ट्स हैं वो केवल वहीं पर हैं, वो वापस नहीं आया है। इसको कहा जाता है स्पेस जंक, स्पेस डेब्रिस बोलते हैं, जिसको कहा जाता है हिंदी में अंतरिक्ष का मलबा। ये अभी भी है, और आप जान के हैरान होंगे इनकी जो साइज़ है, मतलब कुछ 2 से 3 इंच है, और कुछ तो बहुत बड़े हैं, मतलब कम से कम उसमें हो सकता है हजारों किलोग्राम के हों। और ये पूरा का पूरा एक वर्ड होता है लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, जो कि 2000 किलोमीटर की दूरी तक में आता है, निम्न पृथ्वी कक्षा में फ्लोट कर रहा है, जिसको कहते हैं क्राउडिंग ऑफ आउटर स्पेस। और ये हो चुका है, क्योंकि अभी तक जितनी एजेंसियां हैं केवल लॉन्च की है, वापस नहीं लाई है। एक बार सैटेलाइट का अपना लाइफ टाइम खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 5 साल 10 साल काम किया, वो वापस पृथ्वी पे नहीं आया, वो वहीं पर है, फ्लोट कर रहा है। और आज ये खतरा हो चुका है, जोखिम हो चुका है, क्योंकि अब आप कल्पना कीजिए कि पूरी तरह हर जगह सैटेलाइट्स भरा हुआ है। अब मान लो रॉकेट है, अब कहीं गलती से वो टकरा जाए, इज ऑलमोस्ट लाइक अ बुलेट, जैसे गोली होता है ना। और वो पता है, आप ये भी मैं बताना चाहूँगा सारे दर्शकों को जो देख रहे हैं, अभी 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में घूम रहे हैं वो, 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा। आज हम हाईवे में 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चलते हैं, 300 किलोमीटर तो हमें पता चलता है, या आज हम बुलेट ट्रेन पे सफ़र करते हैं 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर तो हमें लगता है, और 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में घूम रहा है। मतलब आप समझिए कि अगर वो कोई भी चीज़ से टकरा गया, जानलेवा है। और वही चीज़ अगर गिर जाए पृथ्वी पे, और मान लीजिए कि मानव जगह है जहाँ इंसान रह रहा है, मान लीजिए वो सैटेलाइट गिर जाए, तो वो आप ये कल्पना कीजिए कि आप बोलेंगे सर ये तो सैटेलाइट छोटा है, कम नुकसान होगा। लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए कि जिस स्पीड से वो गिरेगा, वो हो सकता है बिल्डिंग को कोलैप्स कर दे, गिरा दे। अगर मान लीजिए यही बिल्डिंग है, और उतने स्पीड से अगर मान लीजिए कि कोई सैटेलाइट जो कि 2000 किलोग्राम का वजन है, इस बिल्डिंग पे गिर जाए, तो 100% बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा।
अभी वो ग्रेविटी के इम्पैक्ट के हाँ कारण आई गेस हाँ, नीचे। वो नहीं है ऊपर, लेकिन इसकी संभावना है। अब आप सोचिए कि अब धीरे धीरे हम स्पेस टूरिज्म की ओर जा रहे हैं, उनको भी खतरा होगा। कल जाके मान लीजिए हम जाएं 200 किलोमीटर, अब वो जो स्पेस जंक है जाके टकरा जाए, तो जो हमारे स्पेस टूरिस्ट होंगे वो मर जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये रिस्क है सर वहाँ पर। स्पेस टूरिज्म में हमने जंग कर दिया, वाटर में सी एरिया में हम हाँ, लोग काफ़ी जो है वो बिल्कुल, डंप छोड़ते जा रहे हैं, जा रहे छोड़ते हैं, जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन वैसे भी अर्थ पे हम हो लोग रहा कर है, ही हो रहे रहा है, हैं, बिल्कुल है, जमीन से हम लोग पूरी तरीके से जितना भी रिसोर्स है सब कुछ है वो निकाल ही रहे हैं। तो बिल्कुल है, ह्यूमन अपने लिए एक्चुअली में क्या क्रिएट कर रहा है, क्या डेवलपमेंट के बिल्कुल, नाम पे वो एक गलत डायरेक्शन में कहीं ना कहीं वो मुड़ गया है। बिल्कुल, ये बात और सही है। इसी में ऐड ऑन करूंगा सर, एक तरफ हम ये तो जरूर बोलते हैं कि हम लोग इतने सारा पॉल्यूशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट ये नीड ऑफ द आवर भी है। अगर ये नहीं करेंगे तो सिविलाइजेशन भी नहीं होगा, डेवलप भी नहीं बिल्कुल पाएंगे। हम, सही पैटर्न क्या है कि दोनों बैलेंस होके चल पाए, सिविलाइजेशन भी बिल्कुल चले, बिल्कुल हम, डेवलपमेंट भी चले, और हम अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी ना करें। बिल्कुल हम, वो क्या है, आप अगर उसको गाइड हाँ करना बिल्कुल। चाहोगे नहीं नहीं, बिल्कुल आपने दोनों का मैं सवाल में जवाब देता हूँ। पहला सवाल ये है कि क्या आज इंसान डेवलपमेंट जो कर रहा है, क्या ये सही है, सही नहीं है? मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रणव जी ने बताया कि आज हम माइनिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक सवाल ये उठता है, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बात करता हूँ जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, और आज हमने क्या किया, अंतरिक्ष को भी पोल्यूट कर दिया, ये भी चीज़ है। ये नेगेटिव है, बिल्कुल है, और इसका परिणाम मानव को होगा। वी विल सफ़र अल्टीमेटली। आप देखिए, आज अगर दिल्ली का पोल्यूशन है तो कौन सफ़र कर रहा है? दिल्ली हम वासी ही कर कर रहे रहे हैं। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमें ख़राब हवा मिल रहा है, हमारे बच्चों को मिल रहा है, हम सांस सही नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें बीमारियां हो रही है, हमारी एज कम हो जा रही है, लोगों को कैंसर हो रहे हैं, हृदय रोग हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? हम लोग को ही हो रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन हमारे द्वारा ही हुआ है। कल जाके स्पेस का भी होगा तो हमें ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये समझिए कि हम आज लकीरें खींच के हम राष्ट्र बना दें, है ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन जितना कर दें, लेकिन जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं वो केवल एक ही धरा है, पृथ्वी। वहाँ कोई भारत, पाकिस्तान और चीन, जापान और अमेरिका की बात नहीं हो रही है। वहाँ केवल एक ही ग्रह है, हमारा पृथ्वी है। इज ओनली वन प्लैनेट व्हाट वी हैव गॉट, दैट इज द मदर अर्थ। वहाँ पर फिर वो नहीं है, वो ग्लोबल कॉमन है। व्हाट इज ग्लोबल कॉमन? इट बिलोंग्स टू द एंटायर मैनकाइंड, पूरे मानव सभ्यता के लिए है। और हम उसी को ख़त्म कर दें तो पूरे ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ सवाल नहीं उठेगा कि हम किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस देश के हैं। वो पूरे मानवता के लिए खतरा है। तो मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि इस बात को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। एक बहुत प्रसिद्ध संगीत ओल्ड सॉन्ग रहा है, मैं उसको बताऊँ, उसका एक लाइन में बताऊँगा। बहुत सुंदर गाना है, कभी मौका मिले आप सुनिएगा। उसमें लिखा है कि सूरज ना बदला चांद, कितना बदल गया इंसान, है ना, देख भगवान, है ना, क्या देख तेरे संसार संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कितना कितना बदल गया इंसान। इंसान। ये बात है कि हम बदल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये बात हो भी रही है कि क्या ये पृथ्वी हमें सस्टेन कर सकती है, क्या हमें दूसरी पृथ्वी चाहिए? लेकिन दूसरी पृथ्वी हमें नहीं मिलेगा इतना जल्दी। भले नासा ने केपलर टेलीस्कोप से खोज कर लिया है ऐसे बहुत सारे अर्थ लाइक प्लैनेट्स को, लेकिन आज वहाँ तक पहुँचने में टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है कि आज हम इंसान को ले जाके वहाँ करें। भले बात हो रही है चंद्रमा में इंसान को रहने का, या एलोन मस्क की जो कंपनी है वो बात कर रही है मंगल में पूरा एक सैटेलाइट टाउन बनाने का। वो होगा आज आने वाले 200 साल के बाद होगा, 100 साल के बाद होगा, टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप होगा। लेकिन वर्तमान में हम कैसे करेंगे? अब रही बात आपकी जो है कि हम क्या कर सकते हैं, कि हमें एज अ रहना है, हमें क्या कर सकते हैं, उसका क्या बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। इसका बैलेंस अप्रोच जो मैं मानता हूँ, हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसको हिंदी में कहते हैं सतत विकास, कि वी शुड डेवलप बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। वी शुड डेवलप। सी, आज हम बैलगाड़ी वाले एज में नहीं जा सकते, बुलॉक कार्ट एज नहीं जा सकते। आज हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हमें एसी नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, हमें कोई, है ना, मेट्रो नहीं चाहिए, कोई ट्रेन नहीं चाहिए। अब हम 2000-3000 साल पहले नहीं जा सकते। वी कैन नॉट गो। आज हमें जो है रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो पेड़ हमें काटना ही होगा, कहीं ना कहीं तो हमें घर बनाने के लिए, है ना, रास्ते बनाने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें कंस्ट्रक्शन करना ही होगा।
आज हमें जो भी ज़रूरत है, हमें बिजली चाहिए तो वहाँ तो पोल्यूशन होगा ही होगा, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या कोई भी जनरेशन प्लांट हो। आज हम उसको बंद नहीं कर सकते। हाँ, हमें ये करना है कि जो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसको मिनिमम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। और इसमें मैं बताता हूँ, टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मान लो पोल्यूशन हो रहा है, तो आज हमारे पास इंसान टेक्नोलॉजी बना सकता है उस पोल्यूशन को कम करने का या जीरो करने का। आज पॉसिबल है। आज मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेके पिछली सरकार ने स्मोक टावर लगाए। भारत का पहला और सबसे बड़ा स्मोक टावर जो है कनॉट प्लेस में, सीपी में। नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता है उसके बारे में। क्या करता स्मोक टावर? जहरीले धुआं को, प्रदूषित धुआं को खींचता है अंदर, और उसके अंदर प्यूरीफायर लगे हुए हैं, जैसे घर में प्यूरीफायर होते हैं, फिल्टर लगे हुए हैं, सारा कुछ करके अब वो स्वच्छ हवा को फेंकता है। तो यानी कि टेक्नोलॉजी हमने बना रखा है, हमारे साइंटिस्ट ने बना रखा है। हमें क्या करना है, उसको लार्ज स्केल में ले जाना है कि जहाँ जब पोल्यूशन हो रहा है, हम पोल्यूशन रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें थर्मल पावर प्लांट चाहिए, कोयला जलाना पड़ेगा तभी हमें बिजली मिलेगा। तो क्यों ना हम वहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दें कि वो जो धुआं निकल रहा है वो साफ होकर हमें मिले। हम लोग कहीं ना कहीं हाँ। मुझे लगता है कि स्लो हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल बिल्कुल, लें, हाँ। अभी महाकुंभ हुआ बिल्कुल बिल्कुल। प्रयागराज में, बहुत सारा जो वाटर में नारियल या बिल्कुल, लोगों ने बिल्कुल, जो हाँ। अपनी श्रद्धा के अनुसार उसमें चढ़ाया, बट एट द सेम टाइम मशीनें लगा के क्लीनिंग प्रोसेस Cleaning को process। बहुत फास्ट कर दिया गया। बिल्कुल, और बिल्कुल। वही सेम टेक्नोलॉजी यमुना में जैसे ये अभी गवर्नमेंट किए जा आई रहे हैं, हाँ, तो वो बिल्कुल। की जा रही है। हाँ, तो बिल्कुल। आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि जैसे आपने सीपी का एग्जांपल दिया। तो क्या हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इंडिया जैसे कंट्री में गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा फंड एलोकेशन नहीं करना चाहिए कि आप अगर मशीनें लगा रहे हैं या फिर आप वाटर, अभी भी आप देखिए जितने भी नदी हैं या नाले हैं वो कितने गंदगी हैं, जबकि हमें पता है टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसको क्लीनिंग किया जा सकता है। तो वो इन्वेस्टमेंट क्या ज़रूरी उस प्रायोरिटी पे नहीं ले जाना चाहिए कि सारी इस प्रोसेस को क्लीन किया जा सके या थोड़ा स्पीड अप किया जा सके? नहीं, बिल्कुल आपने बताया, जैसे आपने बताया कि बैलेंस अप्रोच और टेक्नोलॉजी की बात हुई। अब जो प्रणव जी ने बताया, मैं इसके बारे में बताता हूँ। मैं ये मानता हूँ, मैं ये पक्का मानता हूँ कि गवर्नमेंट की फंडिंग, इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा होनी चाहिए जी। और इसमें एक पॉलिटिकल विल पावर होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। पराली जलाना, बर्निंग ऑफ स्टबल, पंजाब हरियाणा ये सारी चीज़ें चल रहा था। हर बार विंटर में क्या होता है कि दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन जाता है। आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू वगैरह जो है हर साल हो रहा है। मैं कई बार क्लास में बच्चों को जब ये टॉपिक पोल्यूशन पढ़ाता, ये बताता कि सोल्यूशन है हमारे पास, टेक्नोलॉजी ऑल्सो एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि लैब में या साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी नहीं बनाया है। ज़रूरत है पॉलिटिकल विल पावर कि हम उस पर इन्वेस्ट करें, और हम इस पर इन्वेस्ट करें और इसमें बजट, इसमें दे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बजट लगाए, स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना, हम सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मांग सकते। स्टेट गवर्नमेंट का भी एक रोल बनता है, क्योंकि आपके भी रेवेन्यू आते हैं, स्टेट का भी अपना इनकम सोर्स होता है। तो हम क्यों ना हम स्टेट का जो हमारा इनकम सोर्स है वो हम खर्च करें ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे मशीनों को लगाने में। अब जैसे पराली को जलाने का, स्टबल बर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, बायोगैसीफायर बोलते हैं। अब पता है ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि बायोगैसीफायर से आप पराली जो स्टबल है वो आप उससे बिजली निकाल सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि जो खेत है जहाँ पराली है, किसान को मजबूरी में जलाना पड़ता है क्योंकि उनको खाली करना है ताकि वो रुपाई कर सके। अगर वही पराली जो खेत के आसपास बायोगैसीफायर प्लांट लगा दिया जाए और सरकार उस पर पैसे दे, उसकी मतलब कॉस्टली होती है, 35 लाख 50 लाख का कॉस्ट आता है, वो लगा दे, तो उस एरिया में मान के चलिए कि उस एरिया में जितने किसान हैं सारे पराली वहाँ जाए और वहाँ जो बिजली बने उन्हीं को मिले, ताकि वो वाटर पंप चला सके, इरिगेशन चला सके, रात में काम कर सके, उनको मिल सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ कमी क्या है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो विल पावर विल पावर नहीं। अब यही मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि सोल्यूशन बहुत इजीली है। अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बिहार में अररिया जो जिला है, वहाँ पर यूएनडीपी की सहायता से बायोगैसीफायर लगाया गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पर जो खेतों में जो पानी जो सिंचाई के लिए है वो बायोगैसीफायर, उसको देसी बिजली कंपनी बनाई गई है। तो जब अररिया में हो सकता है तो ये पंजाब में क्यों नहीं हो सकता, है ना, कि हम यूज़ कर सकते हैं।
तो बात यहाँ पॉलिटिकल विल पावर की आती है, और अब हो कह रहा है कि बहुत लोग जो है ना डिनायल मोड में है। क्या कहने का मतलब है, जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें तो वो मानते ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ है। अब जैसे क्या है, एक आपने नाम सुना होगा ग्रेटा थनबर्ग का, एक है ना बच्ची जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट कहा जाता जी, है, बिल्कुल। उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया, सब कुछ है, लेकिन इनकी कोई जूं तक भी रेंगी नहीं। अब सोचिए कि जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं वही डिनायल फेज में कि नहीं ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो वो कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं जो मानता हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, लीडर्स हों, है ना, या नेशनल लेवल की बात हो, इन्वायरमेंटल सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको अपने विल पावर के साथ बजट, फंडिंग और इसको एक रियलिटी मान के काम करना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे जो हम लोग हैं हमें भी समझदार होना चाहिए कि अल्टीमेटली कौन उनको बनाता है, हम बनाते हैं। हम बनाते हैं। अब मैं इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, इस वक्त दिल्ली का इलेक्शन का, कि लोगों ने रोटी कपड़ा मकान से आगे हटकर वोट किया, ठीक है, और एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा यमुना नदी, कि यमुना गंदा है और दिल्ली की जनता एयर पोल्यूशन से त्रस्त हो चुकी है। अब ये सोचिए, ये बहुत बड़ी फैक्टर है, और उसका एक असर हो रहा है कि अभी गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है। अगर आज जनता जाग जाए और वो दबाव डालना चालू कर दें, हम ऐसे लोगों को ही पावर में लाएंगे जो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर चीज़ है हम उनको रखेंगे, तो आप देखिए कैसे चीज़ें बदल जाएंगी। आपने पॉलिटिकल विल पावर की बात की सर। हम लोग इस पॉडकास्ट में भी बिहार के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे थे कि बिहार का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, और शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले, बिल्कुल हम। मैं 35 साल की एज मेरी हो गई, 35 साल में मैंने कम से कम ये 50 बार सुन लिया कि मैं जिस स्टेट से आता हूँ, बिहार से आता हूँ, वहाँ का रिजल्ट यूपीएससी का, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स निकलते हैं, स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट्स निकलते हैं, लेकिन फिर भी जो बिहार का जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ हम बात करें वहाँ पे रोजगार की बहुत कमी है, बिजनेस के लिए यूनिट्स नहीं है, कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है जैसा होना चाहिए, ऑल्दो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले के कंपैरेटिवली बहुत इम्प्रूव हुआ है। बिल्कुल। तो वहाँ पे आपको कहाँ गैप लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने के बावजूद, इतने सारे एस्पिरेंट्स होने के बावजूद बिहार क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा है? कहाँ पे उसको लग रहा है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बिहार पे काम करने की ज़रूरत है, या ये जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं जिनको आप ट्रेंड कर रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं बिहार के, उनके हाथ में क्या पावर है? बिल्कुल। मैं इस पे ऐड करूंगा, जो आपने बताया कि आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर, रोड की सर्विस बहुत अच्छी हो गई है, बिजली भी अच्छी हो गई है, ये भी जी, मैं मानता बिजली हूँ। अच्छी हो गई है, हाँ, बिल्कुल। एक जो कमी है रोजगार की है, कि वहाँ जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं है। नहीं है। आज भी बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर, है ना, ज़्यादातर आबादी जो है गांव में है, और एग्रीकल्चर ही उनका रोजगार है, उनका आजीविका है। जरूरत क्या है कि बिहार में जो है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो तो फंड मिल रहे हैं केंद्र सरकार से और सरकार कर भी रही है, वो चीज़ ठीक है। टूरिज्म में भी बिहार आगे बढ़ रहा है, मैं उसको ही मानता हूँ कि बहुत उसमें किया जा रहा है। अब वहाँ ज़रूरत है नौकरियों को सृजन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो अच्छे मैन पावर है वो बिहार के बाहर है, बिल्कुल बाहर और केवल बिहार के बाहर, केवल देश की बात नहीं है। आज आप बिहार की कम्युनिटी की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे है, आपको अमेरिका में मिलेगा, कई जगह मिलेगा, बहुत जो वहाँ पर है। तो हम अगर हमें ब्रेन ड्रेन को रोकना है, रिवर्स करना है, तो दो चीज़ें वहाँ जरूरी है बिहार में। पहला कि हम वहाँ पर अपॉर्चुनिटी डेवलप करें, और अपॉर्चुनिटी हर सेक्टर में होना चाहिए, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, Right. बाकी चीज़ें, कि वो उनको लगे कि आईटी, हाँ आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वो वापस वहाँ पर जाए, वहाँ काम करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस, मैं मानता हूँ गवर्नेंस, और यहाँ पर सिविल सर्विस का रोल आता है। जो यूपीएससी की हम आज बात करें, यूपीएससी आईएएस कोचिंग की हम बात करें, तो आज हम कोचिंग में केवल सिलेबस ना पढ़ें, हम उनके अंदर पर्सनैलिटी डालें, थॉट प्रोसेस डालें कि देखो भाई, कल आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और आप ऐसे राज्य में काम करते हैं, तो आपका क्या है ना कर्तव्य बनता है, कि आप कैसे टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं, कैसे आप गवर्नेंस ला सकते हैं, Right. कैसे लोगों को आगे ले जा सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि आज ब्यूरोक्रेसी में इतनी पावर है, इट कैन चेंज द सोसाइटी, ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। राइट। और केवल मैं यूपीएससी नहीं, मैं इवन बीपीएससी की बात करता हूँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं अभी वहाँ पर पटना में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ कई बैचेस को पढ़ाया। वहाँ पर मैंने बच्चों को बताया कि देखो ये टेक्नोलॉजी, ये बिहार का बजट में आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में आ रहा है, और सरकार इसमें करना चाह रही है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आप लोग करोगे, जब आप एक बार बीडीओ एसडीओ बन जाएंगे तब है। यही चीज़ है, अगर आप वही नेबरिंग स्टेट देखें, झारखंड देखें, तो झारखंड में बहुत बड़ा गवर्नेंस इश्यूज हो रहा है, Right. वहाँ सारी चीज़ें।
तो वहाँ भी ज़रूरत है। तो यही सोचते हुए मैंने अभी एक प्रयास भी किया है कि वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट का देवघर में, देवघर IAS अकेडमी, कि वहाँ पर DIA को, कि वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको हम जागरूक कर सकें, उनको बता सकें। और अभी मैं कुछ ही दिनों में मैं जाऊँगा वहाँ पर, कॉलेजेस स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम, और मैं बच्चों को बताऊंगा। और मैं मानता हूँ कि UPSC कोचिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर तरह से, कि वहाँ हम केवल UPSC क्वालिफाई नहीं करें, उनकी सोच हम ऐसे बनाएं कि कल जाके जब वो बिहार में काम कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए काम कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट को प्रॉपर वे से करे, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करे वहाँ। और ये चीज़ मेरा मानना है। बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन और बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन इस पॉडकास्ट के अंदर हमको मिला। हमने अलग अलग तरीके की बातचीत करी। यहाँ पे हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातचीत करी, सर से इन्वायरमेंटल के बारे में जाना, स्पेस टूरिज्म के बारे में हम लोगों ने जाना। और ये सारे ही आंसर जब आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत एक एक डीप इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगी। और जिस तरीके के पॉल्यूशन के ऊपर हम लोगों ने बहुत बड़ा बातचीत करी है, उसका रिजॉल्वमेंट क्या हो सकता है, कैसे हमको जागरूक होना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉडकास्ट के माध्यम से जैसे हम लोगों ने ये, चाहे मैंने और प्रणव ने ये प्रणव एंड योगेश शो बनाया है, ये भी इसी का एक महत्व है कि हम लोग कुछ ना कुछ एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचा पाएँ, कुछ अच्छे गेस्ट को लेके आ पाएँ। इसी तरीके के पैटर्न्स को लेके हम अलग अलग गेस्टों को इस पॉडकास्ट के अंदर बुलाते हैं। और आपको अगर ये हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है, हमारे गेस्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारा जो डिस्कशन अच्छा लग रहा है, तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू नहीं, सर। मैं थैंक यू करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये सारी बातें पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। आज तो ये आपने अपनी आवाज़ उन सारे एस्पिरेंट्स के बीच में बड़ा स्ट्रांगली पहुंचाया है। और मुझे लगता है जो जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जब वो आपकी बात को सुनेंगे, कनेक्ट करेंगे और सोसाइटी में एक वैल्यूबल चेंज लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी वैल्यू थैंक यू ऐड सो की। मच। और मैं आप दोनों को तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा थैंक कि यू सर। ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। और आप ऐसे प्रयास, मैं खुद चाहूँगा कि ऐसे प्रयास आप और करते रहें, और अच्छे अच्छे लोगों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएं, उनको बुलाएं। और कभी भी जब भी कहीं भी ऐसे सहयोग की ज़रूरत होगी मेरी तरफ से, मैं हमेशा हूँ। थैंक यू तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू हाँ। सभी को, थैंक यू।